दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार शर्मा। एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं स्लाइड के थ्रू टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई, मतलब किस केस में हमारे ऊपर जीएसटी लगेगा। तो चलिए आगाज करते हैं आज का। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ सप्लाई से। सबसे पहले सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि किसी भी पर्सन द्वारा अपने बिजनेस में गुड्स या सर्विस की सप्लाई जिसके रिवॉर्ड में उसे कंसिडरेशन मिलेगा, सप्लाई कहलाएगा। इसे और डिटेल में समझने के लिए इसकी एक एक टर्म को आगे हम डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी चार्ज करने के लिए गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करना जरूरी है। अब हम समझेंगे गुड्स टर्म किसे कहते हैं। दोस्तों, गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसी कोई भी चीज जिसे मूव किया जा सके गुड्स कहलाएगी। जैसे फर्नीचर, एसी, लैपटॉप, स्कूटर, कार। आप जब भी इनकी सप्लाई करेंगे तो जीएसटी लगेगा। जीएसटी चार्ज करने के लिए और भी कंडीशन है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी वो गुड्स कहलाएगी। लेकिन गुड्स की डेफिनेशन इंक्लूसिव है, यानी स्पेसिफिक करने के लिए कुछ और चीजें भी हैं जो गुड्स कहलाएंगी। जैसे एक्शनेबल क्लेम, मतलब अनसिक्योर लोन। जैसे कि अनसिक्योर लोन होता है, उसका क्लेम तब तक हमें नहीं मिलेगा जब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगर हमने किसी को लोन दे रखा है अनसिक्योर, तो जब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे हमें उसका क्लेम नहीं मिल सकता। तो ये भी गुड्स में आ जाएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को गुड्स की डेफिनेशन में स्पेसिफाई इसलिए किया गया क्योंकि ये अटैच रहती हैं जमीन से, लेकिन फिर भी इस पे जीएसटी चार्ज होगा। जीएसटी चार्ज करने के लिए आपको स्पेसिफिक करना जरूरी है कि ये गुड्स है या सर्विस है। तो इसलिए इसे गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूसिव में डाल दिया गया। तो इसलिए ग्रोइंग क्रॉप्स भी गुड्स कहलाएंगी। थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। दोस्तों, ये इसलिए इंक्लूड की गई ताकि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को भी गुड्स की डेफिनेशन में शामिल किया जा सके और उस पर जीएसटी चार्ज किया जाए। इसके अलावा जो चीज गुड्स नहीं कहलाएगी वो है मनी और सिक्योरिटी। इनको हम गुड्स नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, गुड्स कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स या थिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड गुड्स कहलाएगी। अब आगे हम समझते हैं कि सर्विस किसे कहेंगे। तो दोस्तों, अगली टर्म है हमारी सर्विस। दोस्तों, अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटी
आप कुछ भी सप्लाई करेंगे वो सर्विस में इंक्लूड होगा। जैसे आप कोई लॉयर की सर्विस दे रहे हैं, डॉक्टर की सर्विस दे रहे हैं, सीए की सर्विस दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं, अगर आप गुड्स सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप किसी ना किसी तरह की सर्विस तो जरूर दे रहे होंगे। अब इसमें इंक्लूड्स एक चीज स्पेसिफाई कर दी गई कि किसी भी तरह की मनी का जब हम कन्वर्जन करते हैं, जब आप फॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं तो आप मनी कन्वर्जन करते हैं, आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी कन्वर्ट कराते हैं, जिसके लिए मनी कन्वर्टर आपसे सेपरेट चार्ज लेता है। इस केस में जब वो सेपरेट चार्ज ले रहा है, अपने कन्वर्जन चार्जेस ले रहा है, तब वो सर्विस कहलाएगा, मनी सर्विस नहीं कहलाएगी। लेकिन उसके लिए कन्वर्जन चार्जेस जो लिए जाएंगे वो सर्विस कहलाएंगे। तो अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटी सर्विस कहलाएंगे। दोस्तों, तीसरी जो टर्म है वो बोथ की है, यानी जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती हैं। ऐसी कौन सी सप्लाई है? जैसे कि वर्क कॉन्ट्रैक्टर, आप किसी को ठेका देते हैं जिसमें मटेरियल भी उसका होता है और लेबर भी उसकी होती है, तो इसमें गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड हो गए। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो अपनी सर्विस चार्ज भी लेता है और ईटेबल फूड भी आपको देता है। इस केस में गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड हैं। तो इकोनॉमी में तीन ही तरह की सप्लाई हो सकती है। गुड्स जिसे आप देख सकते हैं उसकी सप्लाई, सर्विस जो आप प्रोवाइड कराते हैं, या फिर दोनों जॉइंट में जब आप सप्लाई करते हैं। तो सप्लाई में हमारी ये तीनों चीजें ही हो सकती हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं तो या तो हम सेल करते हैं, गुड्स की ट्रांसफर करते हैं, बार्टर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मेड और एग्री टू बी मेड में से कोई ना कोई एक टर्म यूज होती है। ट्रांसफर, जैसे कि आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अपना स्टॉक ट्रांसफर करते हैं तो वो भी सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। सेल करते हैं। बार्टर या एक्सचेंज, मतलब कि आप एक सप्लाई के बदले दूसरी सप्लाई ले लेते हैं। आपने गुड्स दी और उसके बदले आपको गुड्स मिल गई या आपको सर्विस मिल गई, या आपने कोई रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी दे दी, लीज पे प्रॉपर्टी दे दी। इसी तरीके से डिस्पोजल मेड का मतलब है जब आप एक नए हैंड को ट्रांसफर कर देते हैं। ये भी टर्म हमारी प्रॉपर्टी में यूज होती है। दोस्तों, सप्लाई की डेफिनेशन में अगली टर्म है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन वैल्यूएशन का काम करता है। अगर कंसीडरेशन ही नहीं होगा तो जीएसपी पे किस पे किया जाएगा? तो दोस्तों, कंसीडरेशन में इंक्लूड होते हैं मनी और काइंड। आप जो भी गुड्स सप्लाई करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके रिवॉर्ड में जो आपको मिलेगा वो कंसीडरेशन कहलाएगा। वो तो या तो मनी की फॉर्म में होगा या इन काइंड की फॉर्म में होगा। इसके अलावा अगर कोई एडवांस या डिपॉजिट आपको सप्लाई के लिए मिलता है तो वो कंसीडरेशन नहीं कहलाएगा जब तक आप उस एडवांस या डिपॉजिट को अपने सप्लाई के कंसीडरेशन के रूप में एडजस्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए आपको गुड्स सप्लाई करने के लिए 1,00,000 रुपए का एडवांस मिलता है और गुड्स सप्लाई करने के बाद उसका कंसीडरेशन आपको मिल जाता है और आप एडवांस वापस कर देते हैं। लेकिन अगर आपको सप्लाई के अगेंस्ट में कंसीडरेशन नहीं मिलता तो आप एडवांस से एडजस्ट कर देते हैं, तब वो एडवांस भी कंसीडरेशन कहलाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट से मिली सब्सिडी भी
कंसिडरेशन नहीं कहलाएगी। कंसिडरेशन किसी से भी मिले, चाहे रेसिपिएंट ऑफ गुड्स या सर्विस या अदर पर्सन, किसी से भी मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई में हमारी आखिरी टर्म है बिजनेस। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो सप्लाई की डेफिनेशन में आप आएंगे ही नहीं। लेकिन बिजनेस की डेफिनेशन इतनी ब्रॉड है कि आप कहीं ना कहीं बिजनेस के टर्म में आ ही जाएंगे। साधारणतया ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी तरह के प्रोफेशन एक्सेट्रा को हम बिजनेस कहते हैं। इसके अलावा ये जरूरी नहीं कि आप उस बिजनेस से प्रॉफिट कमाते ही हो। अगर आप प्रॉफिट या बेनिफिट के लिए बिजनेस काम कर रहे हैं या विदाउट प्रॉफिट आप काम कर रहे हैं, तब भी वो बिजनेस कहलाएगा। ये मैटर नहीं करता है कि आपकी ट्रांजैक्शन कितनी है, आपका वॉल्यूम कितना है। अगर आपने एक ट्रांजैक्शन करी है, मान लीजिए आपने कोई मशीनरी खरीदी और उसे बेच दिया, आपने पूरे साल में एक ही मशीनरी खरीदी और उसे बेच दिया और उसकी वैल्यू लिमिट से ज्यादा थी, मान लीजिए 50 लाख, तब भी वो बिजनेस कहलाएगा और आपको जीएसटी पे करना होगा। आप चाहे कैपिटल गुड्स खरीदें, चाहे सर्विस दें, या किसी क्लब सोसाइटी में एंट्री करें, परमाइसिस में एडमिशन करें, ये सभी प्रकार के जो काम है वो बिजनेस में आ जाएंगे। तो बिजनेस की टर्म बहुत ब्रॉड है। आप किसी एक सिंगल काम करके या कोई एक ट्रांजैक्शन करके आप ये नहीं कर सकते कि ये हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, हमने सिर्फ एक ही बार किया है। तो बिजनेस की टर्म बहुत ब्रॉड है और इसमें आप जो भी सोच सकते हैं वो सारी टर्म इसमें कवर हो जाएंगी। इसके अलावा इन कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में वो सारी एक्टिविटी आएंगी जो आपके मेन बिजनेस से रिलेटेड ना होते हुए भी आपको बिजनेस में रहने के लिए करनी पड़ेगी। जैसे कोई बैंक, जो भी हाइपोथेटिकल एसेट्स होते हैं जो डेब्ट डिफॉल्ट की वजह से बैंक के पास रहते हैं, जब उनकी सेल करता है तो वो भी बिजनेस में ही आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में सेक्शन 7 को ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।